मैं डॉक्टर अंजलि कुमारी, गेस्ट फैकल्टी इतिहास विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इंग्लैंड में श्रमिक दल के उदय और उसके विकास पर। 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप मजदूरों की दशा अति दीनहीन हो गई थी। पूंजीपति श्रमिकों का प्रत्येक प्रकार का शोषण कर सकते थे तथा दुर्भाग्य से सरकार भी पूंजीपतियों का समर्थन कर रही थी। मजदूरों को अधिकार नहीं था कि वे अपनी वेतन वृद्धि कराने तथा कार्य के घंटे कम कराने की मांग भी कर सके। अपनी दुर्दशा को सुधारने के उद्देश्य से मजदूर वर्ग अपना संघ बनाने के लिए विवश हो गए। इन मजदूर संघों ने मजदूरों की मांग को मनवाने के लिए पूंजीपतियों को बाध्य करना प्रारंभ कर दिया। श्रमिक आंदोलन को दबाने के उद्देश्य से पीटर दे यंगर के शासनकाल में सरकार ने 1799 से 1800 ईस्वी में एंटी कॉम्बिनेशन एक्ट पारित करके श्रमिक संघों पर प्रतिबंध लगा दिया। व्यापार तथा उद्योग धंधों को हानि पहुंचाना अवैध करार कर दिया गया। श्रमिकों का और अधिक दमन करने के उद्देश्य से उनको कॉमन लॉ के अनुसार दंडित किया गया। 1824 ईस्वी तक एंटी कॉम्बिनेशन एक्ट चलता रहा, जिसके कारण मजदूरों की दशा और अधिक शोचनीय हो गई। मजदूर वर्ग अनपढ़, निर्धन तथा असहाय थे। मजदूरों की इस असहाय अवस्था पर फ्रांसिस प्लेस नामक एक दर्जी को तरस आ गया और उसने श्रमिकों में संगठन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। उसे अपने कार्य में लंदन नगर में सफलता भी प्राप्त हुई। 1818 ईस्वी से लेकर 1824 ईस्वी तक उसने स्थान स्थान पर घूमकर मजदूरों से संपर्क स्थापित किया तथा एंटी कॉम्बिनेशन एक्ट के विरुद्ध उनको संगठित किया। फ्रांसिस प्लेस ने अपने तर्कों से ह्यूम नामक एक संसद सदस्य को प्रभावित कर लिया। ह्यूम ने संसद में मजदूरों का समर्थन किया और उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप सरकार ने मजदूरों की दशा का अध्ययन करने के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया। इस समिति ने मजदूरों पर लगे प्रतिबंधों को ढीला करने का प्रस्ताव किया। इस कमेटी की सिफारिश पर ही 1824 ईस्वी में एंटी कॉम्बिनेशन एक्ट को रद्द कर दिया गया। अब मजदूरों को अपनी वेतन वृद्धि तथा काम के घंटे कम कराने के लिए संघ बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। इसके साथ ही वे शांतिपूर्ण उपायों द्वारा अपनी शिकायतें भी दूर करा सकते थे। इस एक्ट के पारित होते ही हड़तालों का तांता लग गया। स्थान स्थान पर हिंसात्मक प्रदर्शन भी हुए। अतः सरकार को मजदूरों पर लगे प्रतिबंधों पर पुनः विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। 1825 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया गया, जिसके अनुसार हड़ताल करने के अधिकार को तो उचित ठहराया गया, परंतु हड़ताली मजदूर अन्य मजदूरों को हड़ताल में सम्मिलित होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। 1829 ईस्वी में एक प्रयास स्थानीय संघों को संगठित करके एक संघ बनाने का किया गया। इस उद्देश्य से संयुक्त राज्य सामान्य संघ यानी द ग्रेट जनरल यूनियन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम तथा सुरक्षा राष्ट्रीय संगठन यानी द नेशनल एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लेबर का गठन किया गया। स्कॉटलैंड के एक सूती वस्त्रों के व्यापारी तथा मिल मालिक सर रॉबर्ट ओवन ने भी श्रमिकों की दशा सुधारने का प्रयत्न किया। उसने अपने मजदूरों को अधिक वेतन देकर कम समय तक काम लिया तथा उनके स्वास्थ्य तथा शिक्षा आदि का भी उचित प्रबंध किया। अपने कारखानों में मजदूरों की दशा सुधारने के उपरांत अपने अन्य कारखानों में भी मजदूरों की दशा सुधारने का प्रयास किया। 1834 ईस्वी में मजदूरों के स्थानीय संघों को संगठित करने का एक अन्य प्रयास किया तथा उसने द ग्रांड नेशनल कॉन्सोलिडेटेड ट्रेड यूनियन की स्थापना की। इस संस्था ने बड़ी सरलतापूर्वक कार्य किया तथा शीघ्र ही इसके सदस्यों की संख्या 10 लाख से अधिक पहुंच गई। अब हड़ताल साधारण बात हो गई और एक विशाल राष्ट्रव्यापी हड़ताल का भी आयोजन किया गया, परंतु इस हड़ताल के बाद ओवन द्वारा स्थापित संस्था छिन्न भिन्न हो गई। 1836 ईस्वी से 1848 ईस्वी में इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन के नाम से एक आंदोलन हुआ। यह आंदोलन बड़ा ही प्रभावशाली रहा। इस आंदोलन से प्रभावित होकर श्रमिक वर्ग ने भी भाग लेना प्रारंभ किया, परंतु दुर्भाग्य से यह आंदोलन असफल हो गया और श्रमिक वर्ग पुनः निराश हो गया। उसने अनुभव किया कि केवल मजदूर संघ द्वारा ही उनकी दशा में सुधार हो सकता है। ओवन द्वारा स्थापित महासंघ के छिन्न भिन्न होने के उपरांत इंग्लैंड में एक नवीन प्रकार के समूह की स्थापना होने लगी और मजदूरों ने समाजवाद की नारे की उपेक्षा कर दी तथा उन्होंने अपने संघर्ष को केवल
मालिकों तक ही सीमित कर दिया। 1850 ईस्वी में इंजीनियर्स की एक संस्था एमलगेटेड सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स की स्थापना की गई। इसी प्रकार अन्य संस्थाओं का भी उदय हुआ। सन 1867 ईस्वी में दूसरा सुधार एक्ट पारित होने पर कुछ वर्ग विशेष के मजदूरों को भी मताधिकार प्राप्त हो गया, परंतु मजदूर वर्ग सन 1871 ईस्वी तक राजनीति से अलग ही रहा। वे केवल हड़ताल करते, धरना देते और अपने मिल मालिकों के साथ सहयोग न करते थे। सरकार के विचार में मजदूर असंवैधानिक तथा राष्ट्रीय व्यापारिक हितों को हानि पहुंचाने वाला समझते थे। सरकार संघों में व्याप्त अव्यवस्था की ओर ध्यान नहीं देती थी और न ही वह संघों की उन्नति में रुचि ही रखती थी। ग्लैडस्टोन के प्रथम मंत्रिमंडल ने मजदूरों की दशा सुधारने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में ट्रेड यूनियन एक्ट पारित किया। वास्तव में यह ट्रेड यूनियंस के लिए स्वतंत्रता का चार्टर था तथा इसके द्वारा ट्रेड यूनियंस को सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अब उन्हें हड़ताल करने तथा पिकेटिंग करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त हो गया। अब मजदूर अपनी दशा में सुधार लाने के लिए स्वतंत्रता का अनुभव करने लगे थे। 1874 ईस्वी तक इंग्लैंड में ट्रेड यूनियंस की शक्ति में पर्याप्त वृद्धि हो गई और 1874 के साधारण निर्वाचन में इनके 3 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर संसद में भी पहुंच गए। 1875 ईस्वी में डिज़रायली ने मजदूरों के हितों के लिए अनेक कार्य किए और उनकी सहानुभूति प्राप्त करके वह प्रधानमंत्री बन गया। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में उसने कर्मचारी तथा मजदूर एक्ट पारित करके मजदूरों को अन्य अनेक प्रकार की सुविधाएं भी प्रदान की। इसी प्रकार मजदूरों की शक्ति में निरंतर वृद्धि होती रही और उनकी ट्रेड यूनियंस निरंतर विकास की ओर अग्रसर होती रही। इस प्रकार इंग्लैंड में श्रमिक आंदोलन धीरे धीरे प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होकर एक ओर सरकार को प्रभावित कर रहा था तो दूसरी ओर वह श्रमिक वर्ग को अनेक प्रकार की सुविधाएं भी प्रदान करवा रहा था। श्रमिक संघों की उन्नति देखकर देश के अन्य उद्योगों में भी मजदूरों के संगठन बनने प्रारंभ हो गया। अपने सदस्यों की आर्थिक दशा में सुधार हो जाने के उपरांत ट्रेड यूनियंस ने अब उनके सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकारों की ओर ध्यान देना शुरू किया। इस प्रकार ट्रेड यूनियंस 1875 ईस्वी के उपरांत केवल परामर्शदात्री संस्थाएं ही नहीं रहीं, वरन उन्होंने श्रमिकों को अधिक से अधिक सुविधाएं दिलाने का भी निश्चय किया। 1890 ईस्वी में विभिन्न संघों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन अखिल व्यवसायी संघ सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया। इसमें प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिकाएं श्रमिकों के सामाजिक जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायता करें। एक प्रस्ताव द्वारा मजदूरों में सहयोग की भावना जागृत करने के लिए सरकारी समितियों की स्थापना की मांग की गई। एक अन्य प्रस्ताव द्वारा यह भी मांग की गई कि संघों को अपने सदस्यों से अनिवार्य रूप से चंदा लेने का अधिकार हो। 1900 ईस्वी में इन्हीं मांगों के आधार पर मजदूरों को अनेक सुविधाएं प्रदान की गई। इन सुविधाओं के फलस्वरूप मजदूरों की दशा में बड़ा सुधार हुआ। हम देखते हैं कि 1867 के द्वितीय सुधार एक्ट के फलस्वरूप कुछ वर्ग विशेष के मजदूरों को मताधिकार प्राप्त हो गया था। इसके परिणाम स्वरूप मजदूरों में राजनीतिक जागृति आ गई थी। 1884 से 85 में ग्रामीण मजदूरों को भी मताधिकार प्राप्त हो गया और उनमें भी राजनीतिक भावना का विकास होना प्रारंभ हुआ। 1874 के साधारण निर्वाचन में 3 सदस्य मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में संसद पहुंचे थे। इन 3 सदस्यों में से 2 अर्थात मैकडोनाल्ड तथा थॉमस बर्ड ने मजदूरों के कल्याण के लिए अनेक प्रयास किए। 1892 ईस्वी में कैर हार्डी भी संसद का सदस्य बन गया। उसने स्वतंत्र श्रमिक दल यानी कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। 1892 ईस्वी में इस दल का प्रथम अधिवेशन ब्रेडफोर्ड में हार्डी की अध्यक्षता में किया गया। अब इस दल ने मजदूरों में राजनीतिक जागृति लाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। अब क्योंकि मजदूरों की दशा में पर्याप्त सुधार हो चुका था, अतः इस दल के कार्यकर्ताओं को अपने कार्य में काफ़ी सफलता मिली। श्रमिकों ने अब अनुदार तथा उदार दलों यानी कि कंजर्वेटिव तथा लिबरल का सहारा छोड़कर अपने ही श्रमिक दल को समर्थन देकर शक्तिशाली करना प्रारंभ कर दिया। केर हार्डी के प्रयासों के फलस्वरूप मजदूर दल निरंतर विकसित हो रहा था। 1874 के निर्वाचन में जहां केवल 3 सदस्य मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में संसद पहुंचे थे, वहीं 1900 में संसद में
मजदूरों के प्रतिनिधियों की संख्या बढ़कर 15 हो गई। 1900 ईस्वी में अनेक मजदूर संस्थाओं को संगठित करके श्रम प्रतिनिधित्व संघ का नाम ही परिवर्तित करके लेबर पार्टी कर दिया गया। 1900 ईस्वी के निर्वाचन में मजदूरों के प्रतिनिधियों को हाउस ऑफ कॉमन्स में 39 सीटों पर विजय प्राप्त हुई तथा 1914 में इन प्रतिनिधियों की संख्या 50 हो गई। वास्तव में मजदूर दल के विकास में मार्क्सवादियों के उदय से पर्याप्त आघात पहुंचा। मैकडोनाल्ड लेबर पार्टी में हार्डी का उत्तराधिकारी बना। उसने अब दल का नेतृत्व संभाला। श्रमिक दल ने अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के विचार से एक दैनिक पत्र का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। मजदूर दल ने विश्व युद्ध के समय सरकार की नीतियों का समर्थन किया तथा उसके कुछ सदस्य युद्ध मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर लिए गए। 1918 में एक अखिल राष्ट्र श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें एक विशेष घोषणा द्वारा दल की गृह नीति, विदेश नीति तथा आर्थिक नीति की व्याख्या की गई। 1919 ईस्वी के निर्वाचन में मजदूर दल ने हाउस ऑफ कॉमन्स की 63 सीटों पर विजय प्राप्त की और इसी वर्ष मजदूर दल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने के उद्देश्य से संसद में एक समिति का गठन किया गया। युद्ध के पश्चात विश्व मंदी ने इंग्लैंड को भी प्रभावित किया। वर्ग की दशा अति शोचनीय हो गई। वह बेकारी तथा भुखमरी का शिकार हो गई। मजदूर संघों ने मजदूर वर्ग को ऋण दिलाने की व्यवस्था की, जिससे उन्हें काफ़ी सुविधा प्राप्त हुई। इस प्रकार किसान तथा मजदूरों में श्रम संघों का काफ़ी प्रभाव छा गया। मजदूर दल की लोकप्रियता प्राप्त हो गई। अभी तक दो ही दल हाउस ऑफ कॉमन्स में महत्वपूर्ण थे, परंतु अब धीरे धीरे मजदूर दल भी संसद में अपना स्थान बनाता जा रहा था। संसद में उसके 142 सदस्य हो गए। प्रतिनिधियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही थी। 1922 ईस्वी में जहां सदस्य संख्या 289 थी तथा 1945 में मजदूर दल के प्रतिनिधियों की संख्या हाउस ऑफ कॉमन्स में सबसे अधिक हो गई। मजदूर दल को सन 1945 तक सरकार बनाने का 3 बार अवसर प्राप्त हुआ। 1931 से 32 की राष्ट्रीय सरकार का नेता रामजे मैकडोनाल्ड था, जो कि वो श्रमिक दल का ही नेता था। मजदूर दल के विकास से श्रम संगठनों को बड़ा बल मिला। अब सरकार तथा जनता पर ट्रेड यूनियंस का काफ़ी प्रभाव हो गया। इस तरह हम देखते हैं कि इंग्लैंड में अब द्विदल से 3 दलों का प्रभाव है, जिसमें कंजर्वेटिव पार्टी, लिबरल पार्टी के अलावा लेबर पार्टी भी प्रमुख भूमिका निभा रहा है। धन्यवाद।